हम पढ़ने जा रहे हैं भवानी प्रसाद मिश्र की कविता घर की याद की व्याख्या। देखते हैं कविता। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। कवि भवानी प्रसाद मिश्र जो सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करीब 3 वर्ष तक जेल के अंदर कैद रहे, उसी दौरान सावन के महीने में जब आसमान से बरसात हो रही है, उस समय उसको अपने परिवार के सदस्यों की याद आती है। और परिवार से दूर रहना क्या होता है, परिवार के सदस्य अपने से अलग होते हैं या परिवार से हम दूर रहते हैं तो वो तड़प क्या होती है, वो विस्थापन क्या होता है, वो इस कविता के माध्यम से बताया गया है। तो कवि जेल के अंदर है, बरसात हो रही है और उसी दौरान उसको अपने परिवार के सदस्यों की याद आ रही है। उस समय कवि लिखता है, क्या लिखता है? आज पानी गिर रहा है, कि आज आसमान से पानी गिर रहा है, यानी बरसात हो रही है। बहुत पानी गिर रहा है, और बरसात कम नहीं हो रही है, बहुत अधिक हो रही है। रात भर गिरता रहा है, और बरसात केवल कुछ घंटों की नहीं है, पूरी रात वो बरसात हुई है। प्राण व मन घिरता रहा है, और ऐसे समय में उसको अपने परिवार के सदस्यों की याद आती है, और उस घर की याद में ही उसके प्राण और उसका मन दोनों घिर गए हैं। किसमें? घर की याद में। यानी उसके प्राण और मन उसके घर की याद से घिर गए हैं, यानी उसको अपने परिवार के सदस्यों की याद आ रही है। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। फिर कभी उसी बात को दोहराता है कि बहुत पानी गिर रहा है, आज आसमान से बहुत अधिक बरसात हो रही है, घर नजर में तिर रहा है। और क्या हो रहा है? नजर का अर्थ होता है दृष्टि, और ऐसे उस बरसात के दौरान कवि का घर उसकी नजर के सामने आ रहा है, यानी उसकी दृष्टि के सामने आ रहा है, उसको आंखों के सामने दिख रहा है, यानी उसके परिवार के सदस्य ऐसा लग रहा है कि उसके सामने बैठे हैं। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। और कौन सा घर? जो खुशी का पूर है, जो खुशियों का पूर का अर्थ होता है खजाना, जो खुशियों का खजाना है, जिसके साथ रह करके उसको ऐसा सुख मिलता है, ऐसी खुशियां मिलती हैं जो एक भंडार की तरह है, जो कभी पूरी नहीं होती है, समाप्त नहीं होती है। वही घर मुझसे दूर है जो, आज बहुत दूर है। कवि जेल के अंदर है और उसके घर वाले उसके घर पर बैठे हैं। उसी विस्थापन को कवि यहां लिख रहा है। घर की घर में 4 भाई, मायके में बहिन आई, बहिन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। और क्या हो रहा है? यह कवि अपने परिवार के सदस्यों का वर्णन कर रहा है। घर की घर में 4 भाई, कवि कहता है कि हम कुल 4 भाई हैं। मायके में बहिन आई, और क्या हुआ? सावन का महीना है, बहन पहली बार ससुराल जाने के बाद पहले सावन अपने पीहर में आई है, अपने मायके में आई है, मायका यानी पीहर। बहिन आई बाप के घर, अपने पिता के घर पर वो आई है सावन में। राखी का मौसम, राखी का त्योहार आएगा, सावन का मौसम है। हाय रे परिताप के घर, परिताप का अर्थ होता है कष्ट, दुख। और कौन सा घर? वो बड़ी खुशी के साथ आई थी कि मेरा पहला सावन है, मैं अपने घर के भाई बहनें, माता पिता उनके साथ रहूंगी, खुशियों के साथ इस महीने को बिताऊंगी, पीहर में रहूंगी। लेकिन यहां आते ही जब उसको पता लगता है कि उसका भाई जो यहां पर नहीं है, भवानी, वो इस समय जेल में कैद है, तो जिस खुशियों के साथ वो आई थी, जिस खुशी के साथ, जिस प्रसन्नता के साथ वो आई थी, वो प्रसन्नता उसकी परिताप में यानी कष्ट में बदल जाती है, दुख में बदल जाती है। तो इसलिए कवि कहता है हाय रे परिताप के घर। लेखक को नहीं पा करके वो घर जो उसके लिए खुशियां लेकर के आने वाला था,
वो आज परिताप का घर बन चुका है, कष्टों का घर बन चुका है। कारण कि कवि यहां नहीं है, वो जेल में कैद है। घर की घर में सब जुड़े हैं, सबकी कितने कब जुड़े हैं। चार भाई चार बहनें, बुझा भाई प्यार बहने। और परिवार के सदस्यों का वर्णन कर रहा है। घर की घर में सब जुड़े हैं और उस घर के अंदर घर के सभी सदस्य आपस में जुड़े हुए हैं। यहां पर आपको बता दूं, यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। जब किसी पंक्ति में कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, तो वहां पर यमक अलंकार का प्रयोग होता है। यहां घर शब्द दो बार आया है। एक बार घर का अर्थ है मकान, जिस घर के अंदर वो सभी सदस्य रहते हैं, और दूसरे घर का अर्थ है घर के सदस्य यानी मेंबर्स। तो घर की घर में चार भाई, उसके घर में उसके परिवार के चार सदस्य, चार भाई हैं। सबकी इतने कब जुड़े हैं। और ऐसा समय बहुत कम आता है कि सभी भाई एक साथ मिलकर के रहे। उसके परिवार में एकता है, सभी सदस्य एक साथ मिलकर रहते हैं। बहन आई है तो ये उसके लिए मौसम था, ये उसके लिए एक समय था कि सब मिलकर के रहेंगे। चार भाई चार बहनें, चार ही भाई हैं, चार ही बहनें हैं। और उन भाई बहनों की क्या स्थिति है। बुझा भाई, बुझा यानी सहयोगी, सहयोग करने वाले। उसके भाई हैं, वो उसका सहयोग करने वाले हैं, एक दूसरे के बुझा बने हुए हैं, यानी एक दूसरे के सहयोगी हैं, एक दूसरे के कष्ट में वो काम आते हैं। प्यार बहनें, और बहनें क्या हैं, स्नेह की प्रतिमूर्ति हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहती हैं, स्नेह के साथ रहती हैं। और मां बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी। मां की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। और कवि क्या कहता है, और मां बिन पढ़ी मेरी। कवि कहता है भवानी कि मेरी मां पढ़ी लिखी नहीं है, वो अनपढ़ है। दुख में वह गढ़ी मेरी, गढ़ी यानी डूबना, डूबी हुई। और इस समय मुझे वहीं पा करके, उसे पता है कि मेरा बेटा जेल के अंदर है, और जब किसी का बेटा जेल में होता है तो उस मां की क्या स्थिति होती है, वो यहां बताई है। दुख में वह गढ़ी मेरी, मुझे जेल में पाकर कि वो दुख में डूबी हुई है। मां की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। और मेरी मां वो मां है, और केवल मेरी ही नहीं, हर माता ऐसी होती है, लेकिन कवि यहां अपनी मां का वर्णन कर रहा है कि मेरी मां वो मां है जिसकी गोद में अगर मैं अपना सिर रख लूं तो मेरे सारे दुख मिट जाते हैं, सारे कष्ट मिट जाते हैं, मैं दुखों से रहित हो जाता हूं। मां की जिसकी स्नेह धारा का यहां तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। अब अपनी मां का ही वर्णन कर रहा है कवि और कह रहा है, मां की जिसकी स्नेह धारा का यहां तक भी पसारा। और मेरी मां वो मां है जिसकी स्नेह, स्नेह यानी प्रेम, जिसके प्रेम की धारा, जिसके प्रेम का प्रभाव, यानी जिसका प्रेम यहां तक भी पसारा, पसारा यानी फैलना, यहां जेल तक भी फैला हुआ है, यानी यहां बैठे बैठे मुझे अपनी मां का प्रेम प्राप्त हो रहा है, उसका प्यार मिल रहा है। उसे लिखना नहीं आता, मेरी मां को लिखना नहीं आता है। पहले ही कहा था कि वो अनपढ़ है, जो कि उसका पत्र पाता। यदि वो पढ़ी लिखी होती तो मुझे जेल में पत्र अवश्य भेजती, लेकिन वो पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए मुझे उसका पत्र नहीं मिल सकता। आगे अपने पिता का वर्णन कर रहा है कवि। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए। और उसके पिताजी का वर्णन कर रहा है, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, व्यापा यानी फैलना। वो पिताजी, यानी अपने पिता का वर्णन करता हुआ कवि भवानी प्रसाद मिश्र कह रहे हैं कि मेरे पिताजी शरीर से बूढ़े हो चुके हैं, वृद्ध हो चुके हैं, लेकिन अपने मन से अभी भी बूढ़े नहीं हुए हैं। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, मेरे पिताजी के मन में आज भी यौवन है, आज भी युवा अवस्था है, वो आज भी अपने मन से जवान है,
मन में वो उत्साह है जो युवा मनुष्य में होता है, यानी उसके अंदर बुढ़ापा एक क्षण के लिए, एक सेकंड के लिए, एक पल के लिए भी नहीं आया है। जो अभी भी दौड़ जाए, और केवल मन में ही नहीं, उनके तन के अंदर भी आज वो स्फूर्ति है कि वो युवाओं की तरह एक लंबी दौड़ लगा सकते हैं। जो अभी भी खिलखिलाए, और जो आज भी खुशियों से भरे हुए हैं, हमेशा अपने चेहरे पर प्रसन्नता लगाए रहते हैं, खिलखिला करके हंसते हैं। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में जंझाल रजता। और पिताजी की विशेषता बताते हुए कवि कहता है कि मौत के आगे न हिचके, हिचकना यानी मेरे पिताजी मृत्यु के सामने बिल्कुल नहीं घबराते हैं, बिल्कुल नहीं पीछे हटते हैं, बिल्कुल नहीं हिचकिचाते हैं। शेर के आगे न बिचके, बिचके यानी डरना, और शेर भी अगर सामने आ जाए तो उस शेर के सामने भी मेरे पिताजी नहीं डरते हैं। इतने वीर है, इतने वृद्धावस्था के अंदर भी उनके अंदर बुढ़ापा कहीं भी दिखाई नहीं देता है। न तो वो मौत से डरते हैं, ना ही शेर जैसे जंगली जानवर से डरते हैं। बोल में बादल गरजता, और जब वो बोलते हैं तो एक उत्साह होता है, ऐसा उत्साह जब बादल गरजते हैं तो कैसा चारों ओर आवाज फैल जाती है, वैसी ही आवाज की दहाड़ आज भी उनकी बोली के अंदर है। काम में जंझाल रजता, जंझा कहते हैं तूफान को, आंधी को। जिस प्रकार से तूफान आता है, तीव्र गति से आता है और सबको उठा करके या इधर उधर बिखेर करके नष्ट करके चला जाता है, उसी प्रकार मेरे पिताजी के काम की गति उस तूफान की गति की तरह तेज है। आज भी उसी तीव्र गति के साथ वो काम करते हैं जिस गति से एक तूफान आता है। यानी मेरे पिताजी के काम करने की गति आज भी बहुत तीव्र है। भले ही वो उम्र के अंदर बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन वो आज भी बुढ़ापा उनके अंदर कहीं भी दिखाई नहीं देता है। यहां हम देख रहे हैं कि कविता की पंक्तियां अत्यंत ही सरल भाषा के अंदर लिखी गई है, पढ़ते ही उसका अर्थ समझ में आ रहा है। और ऐसी जब स्थिति होती है तो उस कविता के अंदर उन पंक्तियों में प्रसाद गुण का प्रयोग होता है। तो यहां मैं बताना चाहूंगा कि ये पूरी कविता प्रसाद गुण का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। आगे देखते हैं पंक्तियां। पिताजी की विशेषता बता रहा है। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुदगल हिला करके, मूठ उसकी मिला करके। पिताजी की विशेषता बता रहा है कि मेरे पिताजी सुबह उठ करके नहा धो करके गीता का पाठ करते हैं। यानी उनके पिताजी की धार्मिक प्रवृत्ति का यहां पता चलता है कि वो धर्म के बारे में भी आज भी आगे हैं, यानी धार्मिक क्रियाकलापों में भी वो भाग लेते हैं। दंड 260 करके, और हमेशा 260 दंड बैठक निकालते हैं। खूब मुदगल हिला करके, और क्या करते हैं, कसरत करते हैं। मुदगल जो एक लकड़ी का बना हुआ होता है, हत्थे की तरह उसका आगे मुठ लगी हुई होती है, मुठ कहते हैं हत्थे को, और आगे एक बल्ले की तरह गोल होता है जो वजन के अंदर होता है, जिसको हिलाया जाता है कसरत करते समय। तो खूब मुदगल हिला करके, उन्होंने वो मुदगल खूब हिलाया होगा, खूब कसरत की होगी। मूठ उनकी मिला करके, और दोनों मुदगल को अंत के अंदर उन दोनों की मुठ को उन्होंने उस हत्थे को आपस में मिलाया होगा। जबकि नीचे आए होंगे, और इस प्रकार दोनों मुदगल के मुठ मिलाने के बाद उनकी वो कसरत समाप्त हुई होगी और फिर वो नीचे आए होंगे। यानी वो कसरत कहां कर रहे थे, मकान की छत के ऊपर, और छत पर कसरत करने के बाद समाप्त करके वो नीचे आए। नैन जल में छाए होंगे, और नीचे जब आए तो उनको अपने पुत्र की याद आई होगी। जब देखा कि दूसरे भाई सारे बैठे हैं, भवानी प्रसाद यहाँ नहीं है, उसको याद आती है उनको कि मेरे पिता मेरा पुत्र जेल के अंदर है, तो उनकी आंखों से आंसू बहने लग गए होंगे। नेत्र जल, नैन जल में छाए होंगे। नैन यानी आंखें, उनकी आंखें आंसुओं से, जल यानी पानी, पानी से भर गई होगी, यानी आंसुओं से भर गई होंगी। हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। कवि भवानी प्रसाद कहते हैं कि हाय आज बहुत पानी गिर रहा है, और ऐसे समय में मेरा घर मेरी आंखों के सामने तैर रहा है।
चार भाई चार बहनें, बुझा भाई प्यार बहनें। फिर कवि वही कह रहा है कि मेरे चार भाई हैं, चार बहनें हैं, मेरे भाई मेरे सहयोगी हैं, मेरे बहनें मेरे लिए प्यार की प्रतिमूर्ति हैं। खेलते या खड़े होंगे, नजर उनकी पड़े होंगे। और जब वो नीचे आए होंगे मेरे पिताजी कसरत करके, और जब वो नीचे आकर के उन्होंने देखा होगा कि मेरे भाई खेलते या खड़े होंगे, या तो खेल रहे होंगे या खड़े होंगे, नजर उनकी पड़े होंगे। जब उनकी नजर उन पर पड़ी होगी तो उन्होंने देखा होगा कि मेरे पुत्र खेल रहे हैं या फिर खड़े हैं, और उन खेलते और खड़े हुए पुत्रों में एक पुत्र को नहीं पा करके वो अत्यंत दुखी हुए होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। मेरे वो पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण के लिए भी नहीं आया, एक पल के लिए भी नहीं आया, रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर। जब वो नीचे आए तो देखा कि सभी भाई यानी सभी उनके पुत्र खेल रहे हैं या खड़े हैं, लेकिन पांचवा पुत्र उनका जो है भवानी प्रसाद मिश्र, यानी चार भाई तो खेल रहे हैं, पांचवा वहां उपस्थित नहीं है, तो पांचवे का नाम लेकर के कि भवानी, और जब वो देखा कि वो वहां नहीं है तो उनकी आंखों से आंसू आ गए होंगे, वो रोने लग गए होंगे। आगे की पंक्तियां, पांचवा मैं हूं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। पिता का ही वर्णन कर रहा है कवि। कहते हैं भवानी प्रसाद मिश्र, पांचवा मैं हूं अभागा, अभागा यानी दुर्भाग्यशाली, मैं उनका पांचवा पुत्र ही एक ऐसा पुत्र हूं जो दुर्भाग्यशाली पुत्र हूं। कवि अपने आप को अभागा इसलिए कहता है क्योंकि वो अपने परिवार के सदस्यों से दूर जेल के अंदर बैठा है। मैं अपने परिवार के साथ नहीं हूं, इसलिए अपने पिता का दुर्भाग्यशाली पुत्र हूं। जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, और मैं वो पुत्र हूं जिसे पिताजी सोने पर सुहागा कहते हैं। सोने पर सुहागा यानी सर्वश्रेष्ठ। मुझे अपने पांच बेटों में सबसे श्रेष्ठ पुत्र वो मानते हैं। प्यार में बहते रहे हैं, और मेरे प्यार के अंदर वो हमेशा डूबे रहते हैं, यानी मुझसे मेरे पिताजी सबसे अधिक प्रेम करते हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, हेटे यानी तुच्छ, छोटे। आज उनको उनके सोने जैसे बेटे, स्वर्ण यानी सोना, तो आज उनके सोने जैसे चार बेटे जो घर पर हैं, वो आज उनको हेटे लगे होंगे यानी तुच्छ लगे होंगे, छोटे लगे होंगे। क्यों? क्योंकि मैं उन पर सुहागा, बंधा बैठा हूं अभागा। क्योंकि मैं उनका सोने पर सुहागा यानी सर्वश्रेष्ठ पुत्र यहां जेल के अंदर, कारावास के अंदर बंद करके बैठ गया हूं, और मैं ऐसा ही अभागा यानी दुर्भाग्यशाली पुत्र हूं उनका। जब ऐसी बात उनके पिताजी नीचे आकर के रोए होंगे अपने पुत्र को नहीं पा करके, तो उस समय उनकी स्थिति को उनकी पत्नी यानी कवि की मां ने भांप लिया होगा। पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही गहन रिश्ता होता है, एक दूसरे को बहुत ही जल्दी वो पहचान जाते हैं, और यही स्थिति वहां हुई होगी। मेरे पिताजी को दुखी देख करके मां ने जान लिया होगा कि ये दुखी क्यों है, तो मां क्या कही होगी। घर पर चल रही उस बातचीत को एक काल्पनिक रूप यहां पर पे दिया गया है। कवि मन में कल्पना कर रहे हैं कि घर पे इस समय क्या हो रहा होगा, और मां ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहां अच्छा है भवानी। कवि कह रहा है कि पिताजी को दुखी देख करके मां ने आकर के उनसे कहा होगा, और कितना दुख उनकी आंखों में था। केवल पिताजी ही दुखी नहीं है, मां भी दुखी है, लेकिन मां अपने उस दुख को प्रकट नहीं करके क्या कह रही है अपने पति से यानी कवि के पिता से, आंख में किस लिए पानी, आपकी आंखों में ये पानी किस लिए है, यानी आप रो क्यों रहे हो, आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं। वहां अच्छा है भवानी, वहां जेल के अंदर भवानी बहुत अच्छे तरीके से रह रहा है, वो खुश है, वो दुखी नहीं है। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है।
उसकी मां उसको समझा रही है, यानी पत्नी अपने पति को समझा रही है। कवि की मां कवि के पिता को कह रही है, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर, वो जेल के अंदर गया है, यही नहीं गया है, वो आपके मन को समझ करके गया है। क्योंकि आप भी चाहते हो कि हमारा ये भारत देश आजाद हो, अंग्रेजों से मुक्ति मिले, उन अंग्रेजों को देश से खदेड़ा जाए, और उसी मन की भावनाओं को समझ करके उस अंग्रेजों को भगाने के लिए वो जेल के अंदर गया है। और अपनापन समझकर और अपने आप को अपनापन मान करके उस अपनेपन का वो कवि पूर्ण रूप से जेल के अंदर जाकर के अपने पिता की भावनाओं को एक दिशा दे रहा है। जो पिता चाहते हैं वही यहां पर वो कवि करना चाह रहा है, इसीलिए वो जेल गया है। ऐसा उसकी मां अपने पिता को, यानी मां पत्नी अपने पति को, कवि की मां अपने कवि के पिता को समझा रही है। और क्या कह रही है, गया है सो ठीक ही है, अपना पुत्र जेल में गया है, बहुत अच्छी बात है ये। क्यों अच्छी बात है, वह तुम्हारी लीक ही है। लीक यानी परंपरा, ये तुम्हारी ही परंपरा है। तुम स्वयं चाहते थे कि अंग्रेजों से देश को आजादी मिले, तुम स्वयं जेल में जाकर के आए हो, और यही तुम्हारी परंपरा है। उन्हीं अंग्रेजों को भगाने के लिए अपना बेटा भी आपकी उसी परंपरा को दोहरा रहा है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, ये तुम्हारी परंपरा का पालन कर रहा है। पाव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि कवि की मां भी देशभक्त है, वो भी इस देश से प्रेम करने वाली है, भारत माता से प्रेम करने वाली है। तो क्या कह रही है वो, पांव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता। यदि मेरा पुत्र भवानी पीछे हट जाता, अपने पैरों को पीछे ले लेता, यानी जेल में जाने से इनकार कर लेता, देशभक्ति के लिए वो आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं लेता, तो ऐसी स्थिति में कोख को मेरी लजाता, वो मेरी कोख को शर्मिंदा कर देता। इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। इसलिए आप इस तरह कच्चे मत बनो, आप अपनी आंखों में आंसू मत लाओ, वरना अपने ये चारों बच्चे, चारों बेटे और चार बेटियां, ये सभी रोने लग जाएंगे। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहां मैं रोता कहां हूं, धीर में खोता कहां हूं। और उस समय मां ने जब ये बात कही थी, तो उस समय पिताजी ने उसका प्रत्युत्तर दिया होगा, और प्रत्युत्तर में क्या कहा होगा, पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा। पिताजी अपने आप को, इस दुख को अंदर ही अंदर सहन कर रहे हैं, और सहन कर करके वो अपनी पत्नी को भी समझा रहे हैं, और कह रहे हैं कि कहा मैं रोता कहां हूं, मैं कहां रो रहा हूं, कहां है मेरी आंखों में आंसू, नहीं मैं तो नहीं रो रहा हूं। जबकि अंदर ही अंदर वो अपने पुत्र को नहीं पा करके दुखी है, लेकिन दुख को प्रकट नहीं करना चाह रहे हैं। धीर में खोता कहां हूं, धीर यानी धैर्य, मैं धैर्य कहां खो रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं खो रहा हूं। हे सजीले हरे सावन। अब आगे की जो पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों में कवि जेल में बैठ करके सावन को संदेशवाहक बना करके अपने परिवार के पास संदेश भेजना चाहता है। और संदेशवाहक को वो क्या संदेश देता है, वो इन पंक्तियों में बता रहा है। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। कि हे सजीले और हरे भरे सावन, क्योंकि सावन के महीने में चारों हरियाली छा जाती है, इसलिए कवि ने सावन को हरा भरा और सजीला कहा है। चारों प्रकृति में एक सजावट हो जाती है। उस सजीले और हरे भरे सावन को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि हे सजीले और हरे भरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, पुण्य पावन यानी पवित्र, हे मेरे पवित्र सावन, तुम बरस लो वे न बरसे। तुम कितने ही बरस लो, यानी तुमको जितनी बरसात करनी है कर लो, पर वे न बरसे, यानी वे कौन, मेरे पिताजी, वो नहीं बरसने चाहिए, उनकी आंखों से आंसू नहीं आने चाहिए, उनकी आंखों से पानी नहीं टपकना चाहिए। तुम बादलों से चाहे कितना ही पानी टपका लो। तो यह बरसे शब्द का दो बार आया है, दोनों ही बार अलग अर्थ है। एक बार बरसना यानी आसमान से बरसात के रूप में पानी आना, और दूसरा बरसने का मतलब आंखों से आंसू के रूप में पानी आना।
तो इसलिए यमक अलंकार का प्रयोग है। पांचवे को वे न तरसे, और वो घर में बैठ करके अपने पांचवे पुत्र को पाने के लिए यानी मुझे देखने के लिए वो तरसे नहीं। मैं मजे में हूं सही है, घर नहीं हूं बस यही है, किंतु यह बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। कवि कह रहा है उस सावन को कि मैं मजे में हूं सही है, अपने मेरे पिताजी को कहना कि मैं यहां मजे में हूं, मुझे कोई कष्ट नहीं है, बिल्कुल सही स्थिति में हूं, घर नहीं हूं बस यही है, केवल इतना ही अंतर है कि मैं घर पे नहीं हूं, बस जो सुविधाएं मुझे घर पे मिलती हैं, जो प्रेम मुझे घर में मिलता है, वही मुझे जेल में मिल रहा है, किंतु यह बस बड़ा बस है। कवि कह रहा है कि ये बस कोई छोटा बस नहीं है। जो मैंने कहा ना, घर नहीं हूं बस यही है, कि इतना ही अंतर है कि मैं घर पे नहीं हूं बस। तो ये बस जो शब्द काम में आया है वो कोई छोटा बस नहीं है। इसी बस से सब विरस है, इसी बस के कारण सब कुछ रसहीन हो गया है। विरस यानी रसहीन, प्रेम रहित, क्योंकि मेरे परिवार के सदस्य मेरे घर पर बैठे हैं, मैं जेल में बैठा हूं, इस कष्ट को मैं जानता हूं, लेकिन प्रकट नहीं करना है। किंतु उनसे यह न कहना, लेकिन ये बात उनको मत बता देना, ये मैं केवल तुझे कह रहा हूं। कभी किसको कह रहा है? सावन को, कि मैं केवल तुझे कह रहा हूं कि ये बस केवल छोटा बस नहीं है, ये बड़ा बस है। लेकिन ये बात मेरे पिताजी को या मेरे परिवार के किसी सदस्य को मत कहना। उन्हें देते धीर रहना, धीर यानी धैर्य, तुम उन्हें समय समय पर धैर्य देते रहना। उन्हें कहना लिख रहा हूं, उन्हें कहना पढ़ रहा हूं। मेरे पिताजी को जाकर के तुम कहना कि मैं वहां जेल में बैठ करके खूब कविताएं लिखता हूं, और उन्हें कहना पढ़ रहा हूं, मैं वहां खूब साहित्य पढ़ता हूं, जेल में काम करता हूं कि कहना। और ये भी कहना कि मैं जेल के अंदर बहुत अधिक काम करता हूं, मेहनत करता हूं, नाम करता हूं कि कहना। और उनसे ये भी कहना कि मैं जेल में बैठ करके आपका नाम रोशन कर रहा हूं, चाहते हैं लोग कहना। और मेरे पिताजी को यह भी कहना कि इस जेल में रहने वाले सभी कैदी और सभी पुलिस वाले मुझे बहुत चाहते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, मेरा व्यवहार इतना अच्छा है यहाँ पर, मत करो कुछ शोक कहना। और उनको यह कहना कि आप बैठ करके शोक मत करो, दुखी मत हो, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ खुश हूं, पढ़ता लिखता हूं, काम करता हूं, मेरा नाम है, मैं नाम कमाता हूं, और सभी लोग मुझे इसलिए यहाँ खूब चाहते हैं, इसलिए आपको शोक करने की आवश्यकता नहीं है। आगे कवि क्या कह रहा है? और कहना मस्त हूं मैं, काटने में व्यस्त हूं मैं। और मेरे पिताजी को जाकर के तू कहना, सावन को कह रहा है कवि, कि मैं यहाँ जेल के अंदर मस्त हूं, आराम से रह रहा हूं, काटने में व्यस्त हूं, और मैं यहाँ चरखा काटने के अंदर व्यस्त हूं। यानी इस पंक्ति से यह स्पष्ट होता है कि कवि भवानी प्रसाद मिश्र महात्मा गांधी के चरखा आंदोलन को, उनके चरखा काटने, खादी काटने को, खादी पहनने को, उस दिशा के अंदर वो अपने संकेत कर रहा है कि मैं जेल के अंदर भी चरखा काटने में व्यस्त रहता हूं। वजन 70 शेर मेरा, और जेल में रह करके खा पी करके मैं इतना खुश हूं कि मेरा वजन 70 शेर हो गया है। पहले के जमाने में शेर चलते थे, आज के जमाने में किलो चलते हैं। उस शेर और किलोग्राम में लगभग 50-60 ग्राम का अंतर होता है। शेर 50-60 ग्राम उससे कम होता था, और किलोग्राम शेर से 50-60 ग्राम ज्यादा होता है। तो वजन 70 शेर मेरा, और मेरे पिताजी को कहना है कि मैं यहाँ इतना प्रसन्न हूं कि मेरा वजन 70 शेर हो चुका है, और भोजन ढेर मेरा, और यहाँ मुझे खूब सारा, ढेर यानी ढेर लगाना, यानी मुझे यहाँ खूब सारा भोजन मिलता है। कूदता हूँ खेलता हूँ, मैं यहाँ जेल में खूब कूदता हूँ, खूब खेलता हूँ, यानी अत्यंत प्रसन्न हूँ। दुख डट कर ठेलता हूँ, ठेलना यानी दूर करना, हटाना, और मैं दुखों को यहाँ खूब दूर करता हूँ, कोई दुख नहीं है, दुख पास ही नहीं आता है। और कहना मस्त हूं मैं, और मेरे पिताजी से कहना कि मैं जेल में बहुत प्रसन्न हूं। यौन कहना अस्त हूं मैं, अस्त यानी निराश, दुखी, उदास,
और मेरे पिताजी को तो किसी भी स्थिति में ये मत कह देना कि मैं जेल में उदास हूं, दुखी हूं, निराश हूं। हाय रे ऐसा न कहना। इसलिए सावन इस बात का ध्यान रखना, मेरे पिताजी को किसी भी स्थिति में ये बात मत कह देना कि मैं उदास हूं, है कि जो वैसा न कहना। मैं वास्तविक जैसी स्थिति में हूं, वो स्थिति मेरे पिताजी को मत बता देना। कह न देना जागता हूं, ये भी मत कहना कि मैं पूरी पूरी रात जागता रहता हूं, मुझे पूरी रात यहाँ नींद नहीं आती है, इतने कष्ट है मुझे यहाँ पर, आदमी से भागता हूं। और ऐसी स्थिति हो गई है कि मैं आदमियों को देखकर, मैं स्वयं इंसान होकर इंसान को देख करके भागता हूं। इंसान कौन? वहां पुलिस के जेलर, पुलिस वाले, उन वो इतना कष्ट देते हैं कि उनको देखते ही डर लगता है। तो इसलिए कभी उस स्थिति का वर्णन कर रहा है कि मेरे पिताजी से ये बात मत बता देना। कह न देना मौन हूं मैं, ये भी मत कहना मेरे पिताजी से कि मैं यहाँ जेल में चुप चुप बैठा रहता हूं, बोलता नहीं हूं। खुद न समझू कौन हूं मैं, ये भी मत कहना कि मेरी स्थिति ऐसी हो चुकी है, मैं मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित हूं यहाँ पर कि मैं खुद को नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं कौन हूं। देखना कुछ बक न देना, कवि सावन को धमकी दे रहा है कि तू जा तो रहा है मेरे संदेश को लेकर के, लेकिन किसी भी स्थिति में ये ऐसा वैसा कुछ बकना मत। कैसा? उन्हें कोई शक न देना, जिस बात से उनको ये शक हो जाए कि मैं जेल के अंदर खुश नहीं हूं, बहुत दुखी हूं, मुझे घर वालों की खूब याद आ रही है, मुझे यहाँ खूब प्रताड़ित किया जा रहा है, रात रात पर नींद नहीं आती है, इंसानों को देखने से डर लगता है। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। इसलिए हे सजीले और हरे भरे सावन, हे मेरे पुण्य सावन, हे मेरे पवित्र सावन, तुम जितना आज बरसना हो बरस लो, लेकिन मेरे पिताजी की आंखों से आंसू नहीं बरसने चाहिए, उनकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। मुझे याद करके और अपने पांचवें पुत्र को यानी मुझे भवानी प्रसाद मिश्र को याद करके वो तरसे नहीं। तो ये थी कविता भवानी प्रसाद मिश्र की घर की याद, जो प्रसाद गुण पर आधारित है, जिसमें प्रसाद गुण का प्रयोग है, कविता का अर्थ देखते ही स्पष्ट हो जाता है, और साथ में कुछ अलंकारों का प्रयोग हुआ है, जिसमें काव्यलिंग अलंकार और यमक अलंकार का प्रयोग है। साथ ही 14 मात्राओं का छंद है पंक्ति में। पूरी कविता 14 मात्राओं के सम छंद के अंदर लिखी हुई है। एवं इस कविता की एक और विशेषता बताई जाए तो इसके अंदर जो अनुप्रास अलंकार है वो अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसकी तुक है वो मिलती है, ये तुकांत कविता है।